मैं शर्मा की ओर से सभी बच्चों का नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है आपका आइडेंटिफाई इरिगेशन सिस्टम। ये 10th क्लास में टॉपिक है। ये आपकी यूनिट का नाम है इरिगेशन मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स। इरिगेशन मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स यानी सब्जी वाली फसलों में सिंचाई के महत्व का वर्णन। ठीक है ना। सब्जी वाली फसलों में सिंचाई के महत्व का वर्णन या प्रबंधन, किस तरीके से हम प्रबंधन करेंगे, ये आपकी यूनिट का नाम है। इस यूनिट में आपके ये 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला आपका जो सेशन है उस सेशन का नाम है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के महत्व का वर्णन करो। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। सेशन 2 का नाम है आपका आइडेंटिफाई इरिगेशन सिस्टम। आइडेंटिफाई इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई प्रणाली की पहचान करना। और तीसरे सेशन का नाम है आपका इरिगेट द वेजिटेबल क्रॉप यानी सब्जी की फसलों के लिए सिंचाई। तो साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो सेशन है वो आपको पढ़ा दिया गया होगा। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। आज का आपका जो टॉपिक है वो रहेगा आइडेंटिफाई इरिगेशन सिस्टम। सेशन 2 में आ जाते हैं। सेशन 2 में आपका नाम है आइडेंटिफाई इरिगेशन सिस्टम यानी सब सिंचाई प्रणाली की पहचान करना। देश में विभिन्न सारी प्रणालियाँ हैं, अलग अलग विधियाँ हैं। उनमें से क्या विधि है, क्या उसका महत्व है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्या लाभ है, उसकी क्या हानि है, इन सभी के बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। सेशन 2 में आइडेंटिफाई इरिगेशन सिस्टम में अलग अलग आपके टॉपिक हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें आपके पहले टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इरिगेशन सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इरिगेशन सिस्टम यानी अच्छी सिंचाई प्रणाली की विशेषताएं। अच्छी सिंचाई प्रणाली की विशेषताएं, हम जो भी सिंचाई प्रणाली अपना रहे हैं उसकी क्या विशेषता है और हम उसको क्यों अपना रहे हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरा है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल। विभिन्न प्रकार की उपलब्ध सिंचाई प्रणाली, यहाँ पर अलग अलग सिंचाई प्रणालियाँ हैं। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग सिंचाई प्रणाली अपनाई जाती है। सुटेबल मॉइस्चर, सुटेबल प्लेस, सुटेबल सॉइल, इनके हिसाब से इसका चयन किया जाता है। तीसरे आपके टॉपिक का नाम है क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक क्रॉप एंड इट्स अफेक्ट ऑन इट्स यील्ड। विभिन्न फसलों के लिए विशिष्ट फसलों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और इसका उपज पर प्रभाव। विशिष्ट फसलों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और इसका उपज पर प्रभाव। अलग अलग फसलों की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था पर कितना पानी देना है, क्यों ज़रूरी है, इसमें इसका वर्णन बताया जाएगा। उसका उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चौथा टॉपिक आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। पौधों की वृद्धि के विभिन्न चरणों में आवश्यक पानी की मात्रा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स टू बी यूज्ड। ठीक है जी, इसमें क्या क्या आ जाता है, मिस्टर्स, ड्रिपर्स, स्प्रिंकलर्स, फॉगर्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल होने वाले सूक्ष्म सिंचाई उपकरण। उसमें क्या क्या होता है, मिस्टर यानी धुंध के रूप में हम देते हैं, ड्रिपर्स, स्प्रिंकलर और फॉगर्स। फॉग आप लोगों को सभी को पता है, जाड़े में जब ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो कहते हैं फॉग हो गया, इस चीज़ का इससे संबंधित है। नेक्स्ट आपका रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन इक्विपमेंट, सिंचाई के उपकरण के लाभ और नुकसान। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में आपको इन सभी के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। तो साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि आपका पहला टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इरिगेशन सिस्टम, अच्छी सिंचाई प्रणाली की विशेषताएं। इसमें से मैंने आपकी एक सिंचाई प्रणाली ली है, उसकी विशेषताओं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टपकाऊ सिंचाई, इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। टपकाऊ सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल से समय और मजदूरी में होने वाले खर्च भी कम होता है। अगर हम दूसरी मेथड अपनाते हैं तो उसमें हमारे मजदूरों का खर्चा ज़्यादा आ जाता है। नंबर दूसरा है आपका जड़ क्षेत्र में पानी सदैव पर्याप्त मात्रा में रहता है, क्योंकि ये पौधों के जड़ क्षेत्र के आसपास लगाया जाता है और पौधों को पानी बूंद बूंद करके मिलता रहता है। इससे हमारी पानी की भी बचत होती है, हमारा पानी बहुत ही कम मात्रा में नष्ट होता है। आजकल देश में पानी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। उस चीज़ को देखते हुए ये मेथड इजराइल से लाया गया था और इसका प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी है। शुरुआत में तो थोड़ा महंगा पड़ता है इसको लगाना, लेकिन बाद में इसका बहुत ही अधिक बेनिफिट है। तीसरा क्या है आपका, ज़मीन में वायु व जल की मात्रा उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि तेजी से और एक समान रूप से होती है। हम कोई दूसरा मेथड अपनाते हैं तो उसमें किसी पौधे को अधिक पानी मिल जाता है, किसी को कम पानी मिलता है, लेकिन इस मेथड के द्वारा सभी पौधों को समान रूप से पानी मिल जाता है और पानी का नुकसान भी बहुत ही कम होता है। नंबर नेक्स्ट है आपका, फसल को हर दिन या एक दिन छोड़कर पानी दिया जाता है। क्योंकि पौधे के जड़ क्षेत्र में पानी जाता है, इसलिए हमें पौधों में पानी बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रोज़ रोज़ पानी नहीं लगाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी लगा देते हैं, इससे पानी की बचत होती है। नेक्स्ट आपका, पानी अत्यधिक धीमी गति से दिया जाता है। इसमें पानी को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, पानी को फिल्टर करने का सिस्टम होता है, जिससे बिल्कुल शुद्ध पानी आपके पौधों को प्राप्त होता है। अगर हमें कोई दवाई देनी होती है तो इस मेथड के माध्यम से हम पौधों तक दवाई भी उनके जड़ क्षेत्र तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक टपकाऊ सिंचाई मेथड के विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताएं। दूसरा आपका इसी में एक मेथड और आ जाता है, बाढ़कृत मेथड, फ्लडिंग सिस्टम कहते हैं उसको। वो मैं आपको आगे इसकी सारी टाइप्स पढ़ाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक था वो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल, विभिन्न प्रकार की उपलब्ध सिंचाई प्रणालियाँ। हमारे यहाँ कौन कौन सी सिंचाई प्रणालियाँ हैं, उनके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल। इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई प्रणाली। सिंचाई प्रणाली हमारे इंडिया में 4 प्रकार की है। सबसे पहला है आपका सरफेस इरिगेशन। सबसे पहला है आपका सरफेस इरिगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सतही सिंचाई विधि। सेकंड है आपका सब सरफेस इरिगेशन, ये भूमि के नीचे जो सिंचाई की जाती है या सिंचाई की जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसको कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन। थर्ड है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, बौछारी सिंचाई विधि। स्प्रिंकलर इरिगेशन ये भिवानी जिला या उसके आसपास के जहाँ पर भूमि ढालू होती है वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके द्वारा पानी पौधों को बौछार के रूप में प्राप्त होता है। इसके बारे में आपको विस्तृत में थोड़ा आगे पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट है आपका ड्रिप इरिगेशन, जैसा कि इसकी विशेषता मैंने आपको बताई थी, इसको हिंदी में कहते हैं टपकाऊ सिंचाई विधि। ड्रिप इरिगेशन कहाँ से आई थी ये, इसको इजराइल के द्वारा लाया गया था, इजराइल से में ये विकसित हुई थी। चलिए पहले चीज़ पे आ जाते हैं। पहले आपका टॉपिक का नाम क्या है, पहले टॉपिक का नाम है पहले आपका जो टाइप्स है वो है सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई विधि। जो सतही सिंचाई विधि है वो सतही सिंचाई विधि 2 प्रकार की होती है। सतही सिंचाई विधि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। सरफेस इरिगेशन 2 प्रकार की है। पहला आपका जो टाइप है वो है फ्लडिंग इरिगेशन।
फ्लडिंग इरिगेशन, और दूसरा है आपका फरो इरिगेशन। फ्लडिंग इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं बाढ़कृत सिंचाई विधि। बाढ़कृत सिंचाई विधि। दूसरा है आपका फरो इरिगेशन, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्लडिंग इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं बाढ़कृत सिंचाई विधि। ये भी दो प्रकार की होती है। बाढ़ के नाम से, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाढ़कृत यानी पूरे क्षेत्र में खुला हुआ पानी छोड़ दिया जाता है, वो पूरे खेत में भर जाता है, तो इसीलिए इसका नाम बाढ़कृत सिंचाई विधि रखा गया है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में, आप लोगों की भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो फ्लडिंग इरिगेशन दो प्रकार की होती है, वाटर इरिगेशन और बेसिन इरिगेशन। वाटर, जैसा कि वाटर इसके नाम से ही पता चलता है कि खेत में चारों ओर वाटर बना दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं वाटर इरिगेशन। ये भी दो प्रकार की होती है, इसको मैं आपको आगे डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा। वाटर इरिगेशन दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट माने क्या होता है? सीधा, सीधी लाइन। दूसरा है आपका कंटूर। स्ट्रेट लाइन और कंटूर। तो वाटर इरिगेशन आपकी दो प्रकार की हो गई, स्ट्रेट लाइन और कंटूर। ठीक है जी। अब आइए फ्लडिंग इरिगेशन के दूसरे मेथड में, बेसिन मेथड भी दो प्रकार का होता है। एक होता है चेक बेसिन, दूसरा होता है रिंग बेसिन। चेक बेसिन, शर्ट आप लोग पहनते हैं, शर्ट पे चेक वाली निशान होते हैं, उसको कहते हैं चेक। इस तरीके से चेक के निशान होते हैं, इसको कहा जाता है चेक बेसिन। ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं, हम खेत में छोटे छोटे से इस तरीके से खंड बना देते हैं, इसको भी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा अभी। दूसरा है आपका रिंग बेसिन मेथड जो है आपका, ये बगीचों में बहुत ही अधिक लाभकारी रहता है। रिंग बेसिन, इसमें पेड़ के चारों ओर गोले बना दिए जाते हैं, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं थाला विधि। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, आपके आगे आप लोग एग्जाम देंगे उसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बगीचों में अपनाई जाने वाली विधि का नाम बताइए, सिंचाई विधि का नाम बताइए। तो रिंग बेसिन मेथड, इसका हिंदी नाम है थाला विधि, ये आप नोट कर लीजिएगा, थाला विधि। ये आपकी बगीचों के लिए प्रेफर की जाती है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं, सब सरफेस इरिगेशन यानी जो भूमि के नीचे होती है। नेचुरल इरिगेशन और आर्टिफिशियल इरिगेशन। नेचुरल माने क्या होता है? नेचुरल माने होता है प्राकृतिक सिंचाई, और आर्टिफिशियल माने अप्राकृतिक सिंचाई। प्यारे बच्चों, भूमि की जो लेयर होती है उसमें हम पौधे लगाते हैं, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी को नीचे से एब्जॉर्ब करते रहते हैं, नीचे से लेते रहते हैं और पौधे को विकसित करते रहते हैं। तो पौधों की जड़ों के द्वारा एक निश्चित गहराई से जो पानी सोखा जाता है उसको कहते हैं नेचुरल इरिगेशन, यानी हम लोग जो पानी देते हैं या भूमि के नीचे से वो लोग पौधे जो है वो पानी प्राप्त करते रहते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल इरिगेशन। दूसरा है आर्टिफिशियल इरिगेशन। बहुत ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर खेत में मिट्टी को हटाने के बाद उसके नीचे पाइपलाइन बिछा दी जाती है और उस पर टाइल्स लगा देते हैं, उसके बाद उसमें से पानी प्रवाहित करते हैं, तो वो भूमि के नीचे बहता रहता है और पौधों को प्राप्त होता रहता है, उसको कह देते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन, अप्राकृतिक सिंचाई। नेक्स्ट आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी बौछारी सिंचाई विधि। इसमें हम खेतों में पाइपलाइन बिछा देते हैं, जैसे हरियाणा में बच्चे कहते हैं कि लाइन बदलने जा रहे हैं, है ना, तो लाइन बदलना। स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें एक मुख्य लाइन पाइपलाइन बिछा देते हैं, उसके माध्यम से दूसरी पाइपलाइन उसमें जोड़ देते हैं और इसमें हम ऊपर स्प्रिंकलर लगा देते हैं,
उसको हिंदी में फव्वारा सिंचाई विधि भी कह देते हैं। फव्वारा लगा देते हैं, उसमें पौधों को बूंद बूंद करके पानी मिलता रहता है, उसको कहा जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। और लास्ट है आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इसको कहते हैं टपकाऊ सिंचाई विधि। इसमें खेत में पाइपलाइन बिछा दी जाती है, उसमें ड्रिपर्स लगा दिए जाते हैं पौधे के जड़ क्षेत्र के आसपास, और उस ड्रिपर्स के माध्यम से पानी बूंद बूंद करके पौधे को प्राप्त होता रहता है। तो प्यारे बच्चों, इरिगेशन सिस्टम के ये टाइप्स थे, ये प्रकार थे, उसके अलग अलग मेथड थे। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको अब मैं डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बॉर्डर इरिगेशन मेथड के दो प्रकार होते हैं, स्ट्रेट लाइन और कंटूर मेथड। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन। तो इस तरीके से हम खेत में अलग अलग क्यारियाँ बना लेते हैं, और अगर क्यारी नहीं बनाते हैं तो खेत में इस तरीके से लाइन में क्रॉप्स को, फसल को, सब्जियों को लगा दिया जाता है। देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये हमने क्रॉप्स लगा रखी हैं। ऊपर एक वाटर चैनल मुख्य लाइन हो जाती है, इसमें पानी प्रवाहित कर देते हैं, और इस माध्यम से पौधों को पानी दे दिया जाता है। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। दूसरा है आपका कंटूर मेथड। बहुत जगह इस मेथड का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें पौधों को गोल गोल रूप में, जैसा आप सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल में पौधों को इस सर्कल के ऊपर लगा दिया जाता है, और इन खाली जगह में पौधों को पानी प्रभावित कर दिया जाता है, और इस माध्यम से पौधों को पानी मिल जाता है। ये वाटर चैनल है, इस माध्यम से यहाँ से पानी जाता है और सभी पौधों को प्राप्त हो जाता है। ये बॉर्डर के दो प्रकार हैं। नेक्स्ट था आपका बेसिन मेथड। बेसिन मेथड में मैंने आपको बताए थे दो मेथड, चेक बेसिन और रिंग बेसिन। चेक, जैसा मैंने आपको बताया था कि चेक के निशान बना देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपका खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है, और उसमें सिंचाई की नालियाँ बना दी जाती हैं, और मुख्य नाली से सिंचाई नाली तक पानी पहुंच जाता है और पौधों को प्राप्त हो जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं, तो उन अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग मेथड अपनाया जाता है। दूसरा है आपका रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड, इसमें हम लोग ये बगीचे में अपनाते हैं। सपोज करिए आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ या अमरूद का पेड़, जो भी हमारे फल वाले पौधे हैं, उनके चारों ओर हम गोल थाला बना देते हैं, और उसमें पानी मुख्य लाइन के माध्यम से पानी पौधों को पहुंच जाता है। दोस्तों, रिंग बेसिन मेथड के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो ये मेथड है जिसमें सभी पौधे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा एक मेथड होता है, उसमें सभी पौधों को अलग अलग थाले बना दिए जाते हैं। यहाँ पर पौधा है, इस तरीके से थाला बना दिया जाता है, और यहाँ पर पानी दे दिया जाता है। पानी दे देते हैं तो ये पौधों को प्राप्त हो जाता है। इस मेथड का प्यारे बच्चों एक नुकसान है, अगर इस पौधे में कोई या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, या किसी भी प्रकार की कोई खाद लगा रखी है, तो सभी पौधों में पानी एक सा लगता है, तो इस पौधे की बीमारी इस पौधे में जा सकती है, यहाँ की खाद भी आगे जा सकती है। लेकिन अगर इस मेथड से हम लगाते हैं तो एक पौधे की बीमारी दूसरे पौधों तक नहीं पहुंच पाती है, और हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो ये दोनों मेथड रिंग बेसिन मेथड के प्रकार हैं। चलिए अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, नेक्स्ट आपका टॉपिक था फरो इरिगेशन। टाइप्स जो आपका था सिंचाई का, वो है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों पे उगाई जाती है। फरो कुंड कहते हैं शायद फरो को। फरो ये मेथड है, इसमें इस तरीके से पौधों को यहाँ पर स्लोप्स में, लाइंस में लगा दिया जाता है, और पानी को ऊपर इस माध्यम से इस स्लोप के द्वारा पौधों तक पहुँचाया जाता है, और पौधों को समान मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक सिंचाई का मेथड है।
नेक्स्ट आपका था सब सरफेस, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। सब सरफेस में दो प्रकार आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेक्स्ट था आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन। प्यारे बच्चों, स्प्रिंकलर इरीगेशन भी दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक तो स्प्रिंकलर इरीगेशन में होता है जिसमें पौधों जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन पर ही छेद होता है और यहाँ से वो पौधों को पानी इस तरीके से प्राप्त होता रहता है। यहाँ से पानी निकलता है, इस तरीके से पाइप पे छेद होते हैं और इस तरीके से जो पानी है वो पौधों को प्राप्त हो जाता है। दूसरा आपका होता है रोटरी। रोटरी जैसा कि इसके नाम से है, रोटरी घूमने वाला। इसमें आपकी इस तरीके से पाइपलाइन होती है, खेत में बिछा दी जाती है। इसमें आपकी एक रॉड कहिए या किसी भी प्रकार का जुड़ा होता है और उसके ऊपर आपका जो फव्वारा लगा होता है और यहाँ से जो पानी है वो निकलता रहता है और इस तरीके से वो पौधों को प्राप्त होता रहता है। ये मेथड भी बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इस प्रकार से स्प्रिंकलर इरिगेशन भी दो प्रकार के हो गए। ड्रिप इरिगेशन में भी जो पाइपलाइन होते हैं, जो ड्रिपर्स होते हैं, वो ड्रिपर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों ऑनलाइन ड्रिपर, ऑनलाइन ड्रिपर होता है, एक होता है इनलाइन। ऑनलाइन ड्रिपर यानी जो पाइप होता है उस पाइप में ही छेद होता है और इसी माध्यम से जो पानी है वो पौधों को प्राप्त होता रहता है। सपोज करिए यहाँ पे हमने पौधा लगा रखा है तो ये पौधों की जड़ क्षेत्र में पानी पौधों को प्राप्त होता रहता है। दूसरा आपका हम इस पे ड्रिपर्स लगा देते हैं। इस तरीके से ड्रिपर्स होता है, ड्रिपर्स को ऊपर एक छोटी सी होता है और इसके माध्यम से पानी निकल के पौधों को प्राप्त होता रहता है। ये आपका ड्रिप इरिगेशन में दो प्रकार के ड्रिपर्स होते हैं। ड्रिपर्स को दूसरा नाम जो है वो इमीटर्स भी होता है। ड्रिपर्स को इमीटर के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो था विशिष्ट फसलों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और इसका उपज पर प्रभाव। और दूसरा था आपका पौधों की वृद्धि के विभिन्न चरणों में आवश्यक पानी की मात्राएं। पौधों की वृद्धि के विभिन्न चरणों में आवश्यक पानी की मात्रा, जिसमें मैंने आपको टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें हमने आपको क्रॉप्स ले रखी हैं और फिर आपका क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज एंड वाटर रिक्वायरमेंट। क्रिटिकल स्टेज माने होता है बच्चों क्रांतिक समय, पौधों का क्रांतिक समय। इसमें जैसा आपका राइस है, सबसे पहला है आपका राइस। तो राइस में जो है 900 से 2500 mm पानी की आवश्यकता होती है। राइस की जो क्रिटिकल स्टेज होती हैं, क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं। चावल की जो क्रांतिक समय होता है नंबर 1 है कल्ले फूटते समय। कल्लों को इंग्लिश में टिलर्स कहते हैं। कल्ले फूटते समय पौधरोपण के बाद पहले 10 दिन तक। आप लोगों को जैसे पता है कि जो धान की है वो पौध लगाई जाती है, तो धान की पौध लगाने के पौधरोपण के बाद पहले 10 दिन तक, पौध लगाने के 10 दिन तक हमें 10 दिन जो है उसमें पानी देने की आवश्यकता होती है। ये क्रिटिकल स्टेज होती है। तो नंबर दूसरी है आपकी फूल आते समय, फ्लावरिंग स्टेज। और तीसरा है आपका दाना बनने की अवस्था, जिसमें धान में दाना बनता है। तो धान की ये 3 अवस्थाएं हो गई, कल्ले फूटते समय, फूल आते समय और दाना बनने की अवस्था। ये क्रिटिकल स्टेज होती है। इस समय अगर हम पानी नहीं देंगे तो हमारी जो उपज है उस उपज पर प्रभाव पड़ता है, हमारी उपज कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका बच्चों वीट, गेहूँ 400 से 450 मिलीमीटर। इसमें शिखर जड़ों के निकलने के समय। दूसरा है आपका पौधों में कल्ले फूटते समय, ट्रेलिंग स्टेज। तीसरा है आपका फूल आते समय, फ्लावरिंग स्टेज। और चौथा है आपका मिल्की स्टेज, दूधिया अवस्था, जिसमें पौधों में दूध बनता है। आप लोग कभी खेत पर जाइएगा तो खेत पर आप बाली को तोड़ के देखेंगे तो उसमें दूध भरा रहता है। दूध के बाद वो आटा बनता है। इस तरीके से आगे वो उसकी चरण तैयार होते रहते हैं, चरण आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है आपका मेज, मक्का 400 से 600 mm। पहला इसमें आपका मादा फूल आते समय, फीमेल फ्लावर्स आते हैं। दूसरा आपका मिल्की स्टेज, दूधिया अवस्था। नेक्स्ट आपका शुगर केन, गन्ना, कल्ले की वृद्धि। जो ट्रिलर होते हैं,
टेलर की वृद्धि के समय और गन्ने में चीनी पड़ते समय। नेक्स्ट आपका दालें 250 से 300 mm। शाखाएं फूटते समय जो हमारी ब्रांचें निकलती हैं। दूसरा है आपका फूल निकलते समय। और नेक्स्ट आपका फलियों में दाना बनते समय। नेक्स्ट आपका ग्राउंडनट मूंगफली, इसमें भी सेम इसी तरीके से होती है। और लास्ट है आपका सोरगम। नी हाइट स्टेज, घुटने की अवस्था, यानी घुटने तक जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तब उस समय पानी देना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। दूसरा आपका फूल आते समय। और तीसरा है ग्रेन फिलिंग स्टेज, दाना बढ़ते समय। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रांतिक समय क्या होता है। क्रांतिक समय ऐसा समय होता है कि इस समय अगर हम पौधों को पानी नहीं देते हैं तो हमारे पौधों की वृद्धि घट जाएगी, पौधों की उपज कम हो जाएगी, पौधे सूख जाएंगे। तो उस अवस्था को कहते हैं क्रिटिकल स्टेज। इस समय पौधों को पानी देना अत्यंत ही आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, लास्ट आपका 5वां टॉपिक था विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल होने वाले सूक्ष्म सिंचाई उपकरण, मिस्टर, ड्रिपर्स, स्प्रिंकलर और फॉगर्स। इसमें कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उन उपकरणों का क्या क्या यूज होता है। ड्रिपर्स मैंने आपको बताया था, पाइप के ऊपर लगाया जाता है और इसमें से पौधों में पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है। स्प्रिंकल पाइपलाइन, इस तरीके से पौधों को पानी प्राप्त होता रहता है। फॉगर, आप लोगों ने अगर देखा होगा पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, कभी आप लोगों को भ्रमण करवाया गया होगा इस जगह का। तो जो पॉली हाउस होता है उसमें यहाँ पे फसल लगाई जाती हैं और ऊपर तारों के माध्यम से फॉगर्स और जो आपका मिस्टर्स हैं, मिक्सचर, इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है और पौधों को पानी कोहरे के रूप में, बूंदों के रूप में, इस तरीके से वो पौधों पर गिरता रहता है। ये दोनों जो चीज़ हैं ये आपका पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, इन पर इस्तेमाल की जाती है। सिंचाई के उपकरण के लाभ और नुकसान, जैसा कि आपको हमने ड्रिपर्स पढ़ाया था। ड्रिपर्स के क्या लाभ हैं, पानी की बचत होती है, पौधों को पानी समान मात्रा में प्राप्त हो जाता है, पौधों को जड़ क्षेत्र तक पानी चला जाता है, पानी के साथ साथ पौधों को दवाई भी प्राप्त हो जाती है। नुकसान क्या है, जो ड्रिपर्स होता है, ड्रिपर्स का जो छेद होता है प्यारे बच्चों, वो बहुत छोटा होता है, तो कोई भी केमिकल इसमें आसानी से भर सकता है, मिट्टी भर जाती है, तो ड्रिपर्स को बार बार साफ़ करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आपको हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़ाया, तो इसका लाभ क्या है, पौधों को पानी समान मात्रा में प्राप्त होता है, अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाता है। इस मेथड में भी पौधों में पानी की बचत होती है। नुकसान क्या है दोस्तों, जब हवा चलती है तो उस समय इसका यूज़ नहीं करते हैं। अगर उस समय इसका हम यूज़ करेंगे तो पौधों को समान मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। हवा के माध्यम से पानी कहीं पर अधिक और कहीं पर कम गिर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपका सेशन 2 को कंप्लीट करा। सभी टॉपिक्स आपके कवर किए गए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइडेंटिफाई इरिगेशन सिस्टम, आप लोग कभी भी खेती करते हैं तो उसमें आपको अपनी खेत की मिट्टी को देखकर, जांच कर वहाँ पर किस मेथड को अपनाना है, उस मेथड का क्या लाभ है, उस मेथड में कितनी बचत हो सकती है, इन सभी का ध्यान रखते हुए सिंचाई की विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर खेत समतल होते हैं वहाँ पर फ्लडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पर ढालू क्षेत्र होते हैं, भूमि ऊंची नीची होती है, वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में अलग अलग जगह में अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग विधियों का चयन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरीके से मदद करने का प्रयास करूँगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पुनः आपका चिन्मय शर्मा GSS सिंघानी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों,
आप अपना और अपने परिवार का इस संकट की घड़ी में, कोरोना की घड़ी में ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।